नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। टीजीटी पीजीटी हिंदी और एनटीए नेट से संबंधित हिंदी विषय की संपूर्ण तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर, जो कि यूजीसी नेट द्वारा 2010 का लिया गया क्वेश्चन पेपर है, जिसमें प्रश्नों की संख्या होगी 50। तो टीजीटी पीजीटी और एनटीए नेट के लिए दोनों के लिए लाभदायक होंगे ये भाई, क्योंकि इन्हीं में से घुमा फिरा कर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं भविष्य में। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1। अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार पूछा हुआ है। प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कौन रहे हैं? तो सूरदास जी अष्टछाप के कवियों में प्रसिद्ध कवि भी रहे हैं और प्रथम नियुक्त कीर्तनकार भी रहे हैं। और अष्टछाप के कवियों में 8 कवियों को शामिल किया गया। 4 वल्लभाचार्य के शिष्य जो कि परमानंद दास, सूरदास, कुंभन दास और कृष्णदास जी है, और 4 विठलनाथ के शिष्य जो कि नंददास, चतुर्भुजदास, गोस्वामी और छित स्वामी रहे हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जय श्रीकृत पद्मावत है। जय श्रीकृत पद्मावत किस प्रकार का काव्य है? यह एक रूपक काव्य है। जय श्री द्वारा पद्मावत एक रूपक काव्य है जो कि 1540 विक्रमी संवत में लिखा गया। भाषा रही इसकी अवधि। अगर हम शैली की बात करें तो दोहा चौपाई शैली में ये लिखा गया। दोहा चौपाई शैली इसकी शैली रही। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बसो मेरे नैनन में नंदलाल जो पंक्ति है ये किस कवि द्वारा लिखी गई? तो ये मीराबाई जी की प्रसिद्ध पंक्ति है। आप लोगों ने कई बार इसको पढ़ा भी होगा। अगली भी एक पंक्ति दी गई है। अमिय हलाल मद भरे सवेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी परत जेहि चितवर एक बार। जो ये पंक्ति है, ये पंक्ति किस कवि की है? तो ये रसलीन द्वारा रीतिबद्ध कवियों में प्रमुख कवि रहे हैं रसलीन जी। तो रसलीन कवि की ये पंक्ति रही है। देख लेते हैं रसलीन जी का पूरा नाम, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। सैयद गुलाम नबी जो है, सैयद गुलाम नबी रसलीन जी का पूरा नाम रहा है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5। बरवे रामायण जो है रचना किसकी है? बरवे रामायण रचना तुलसीदास जी की रचना रही है और एक इसी से मिलती जुलती रचना है। आप लोगों को अगर ध्यान आ रही हो तो बरवे कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है। बरवे नाई का भेद, बरवे नाई का भेद किसकी रचना है? तो बरवे नाई का भेद जो रचना है वो रहीम की है। बढ़ते हैं आगे। भरत मुनि के रस उत्तर में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? भरत मुनि ने जो रस उत्तर दिया है उसमें किसका उल्लेख नहीं किया गया? तो सही आंसर है स्थायी भाव का, उसमें कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया। भरत मुनि का रस उत्तर जो है विभाव अनुभाव व्याभिचारी जा संयोगाधार रस निष्पत्ति, विभाव अनुभाव और व्याभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस प्रकार से भरत मुनि ने रस का सूत्र दिया था, उसमें कहीं भी स्थायी भाव का उल्लेख नहीं किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। साधारणीकरण संकल्पना के उद्गाता कौन माने गए हैं? तो साधारणीकरण जो संकल्पना है उसके उद्गाता जो है भट्टनायक जी माने गए हैं, जो कि रस के भी एक व्याख्याता के रूप में जाने जाते हैं। भट्टनायक, भट्टलोलक, अभिनव गुप्त और शंकुक, ये 4 जो विद्वान रहे हैं वे रस व्याख्याता के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8। शब्द की द्व्यर्थी योजना को कौन सा अलंकार है? शब्द की द्व्यर्थी यानी कि जिस शब्द में 2 अर्थ छिपे हुए होते हैं उसमें कौन सा अलंकार होता है? वो उसमें श्लेष अलंकार पाया जाता है। शब्द की द्व्यर्थी योजना में श्लेष अलंकार होता है। जो एक उदाहरण भी प्रसिद्ध है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब चून, पानी गए न उभरे, मानस मोती चून। इसमें जो एक शब्द में कई अर्थ छुपे हुए होते हैं। मोती, मानस, चून। रही मन पानी जो सिक्का है, मोती, मानस, चून, 3 अर्थ दिए गए हैं। तो निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है? तो द्रविड़ परिवार की जो भाषा है इनमें से कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा कन्नड़। कन्नड़ जो है द्रविड़ परिवार की भाषा है। किस क्षेत्र की बोली को
काशिका कहा जाता है? तो किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? बनारस की बोली को काशिका नाम से भी जाना जाता है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है ये प्रश्न भी। और हिंदी प्रदीप पत्रिका के संस्थापक कौन रहे हैं? तो बालकृष्ण भट्ट जी रहे हैं हिंदी प्रदीप पत्रिका के संस्थापक, जो कि हिंदी प्रदीप पत्रिका 1877 ईस्वी में इलाहाबाद से निकली। इलाहाबाद से निकली यह पत्रिका। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ, किस सन में हुआ, तो आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब। जो ये पंक्ति है ये किस कवि की है? तो ये पंक्ति मुक्ति बोध जी की है। आवारा मसीहा किसकी रचना है? आवारा मसीहा आपको पता ही है विष्णु प्रभाकर जी की प्रसिद्ध रचना है आवारा मसीहा। यह है एक विष्णु प्रभाकर जी की एक कालजयी रचना है। कई बार पूछ लिया जाता है इनमें से विष्णु प्रभाकर की कालजयी रचना कौन सी है? तो आवारा मसीहा इसका सही आंसर हो जाएगा और विष्णु प्रभाकर जी की यह रचना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी का जो रेखा चित्र संकलित है, इसमें ये पूछा हुआ है कि पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी जी का रेखा चित्र कौन सा रहा है? आपको पता है मेरा परिवार में महादेवी वर्मा जी ने पशु पक्षियों के बारे में वर्णन किया है, उसके बारे में बताया गया है पशु पक्षियों के। और जो महादेवी वर्मा जी का जो पथ के साथी जो रेखा चित्र है संस्मरण के रूप में लिखा गया है पथ के साथी, और इसमें उन्होंने अपने समकालीन रचनाकारों के बारे में बताया है। कई बार पूछ लिया जाता है कि जो महादेवी वर्मा जी के समकालीन रचनाकारों के बारे में किस रचना में बताया है? तो पथ के साथी में बताया है और मेरा परिवार में पशु पक्षियों से संबंधित है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कीर्ति कौन सी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो आलोचनात्मक कीर्ति रही है वो है रश्मिमांसा। रश्मिमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कीर्ति है। रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण की बात करें तो यह जो कीर्ति है यह आनंद एक सेकंड भाई, उसका पूरा नाम ध्यान नहीं आ रहा भाई। आनंद, शायद आनंद प्रकाश नामक एक लेखक हुए हैं, उनकी कीर्ति रही है। और रस मीमांसा की बात करें तो राजशेखर की कीर्ति है। और वाग्डम्य विमर्श की बात करें तो विश्वनाथ जी की यह कीर्ति रही है। अगर केवल रस सिद्धांत की बात करें तो हम कि रस सिद्धांत किसकी रचना है या किसकी आलोचनात्मक कीर्ति है, केवल रस सिद्धांत की बात करें तो ये प्रसिद्ध रचना रही है नगेंद्र जी की। ठीक है, और उसके बाद बढ़ते हैं आगे। मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार कौन रहे हैं? तो मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार इनमें से इलाचंद्र जोशी भी रहे हैं। इलाचंद्र जोशी के साथ जैनेंद्र और अज्ञे भी मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार रहे हैं। और सही आंसर हो जाएगा हमारा इलाचंद्र जोशी। न्यूनिया किस उपन्यास का पात्र है? तो आप लोगों को पता ही है बाण भट्ट की आत्मकथा, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध उपन्यास रहा है, उनका पात्र रहा है न्यूनिया। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? देवनागरी लिपि की जो उत्पत्ति है वो किससे मानी जाती है? ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति मानी जाती है। ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? तो ये ठेले पर हिमालय एक प्रकार यात्रा वृत्तांत रहा है धर्मवीर भारती जी का। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। वंदे वाणी वीन को जो निबंध है वो किसका है? तो वंदे वाणी वीन को रामवृक्ष बेरीपुरी का प्रसिद्ध निबंध रहा है। कालक्रम की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। इसमें पूछा हुआ है कालक्रम की दृष्टि से प्रेमचंद जी के उपन्यास हमें देखने हैं, तो देख लेते हैं। सेवा सदन का जो
अगर हम बात करें सन की तो सेवा सदन का सन रहा 1918 ईस्वी। उसके बाद अगर हम कर्म भूमि की बात करें तो 1932 ईस्वी। रंगभूमि की बात करें तो 1925 ईस्वी रंगभूमि का समय रहा। और इसके बाद अगर हम गोदान की बात करें तो 1936 ईस्वी। तो सही ऑप्शन देख लेते हैं, सेवा सदन, फिर आएगा हमारा रंगभूमि, फिर आएगा कर्म भूमि, फिर आएगा गोदान। सेवा सदन, रंगभूमि को कर्म भूमि, गोदान किस ऑप्शन में है देख लेते हैं एक बार हम। हमारा सही आंसर हो जाएगा सेवा सदन सबसे पहले ए ही ऑप्शन में है। तो भाई ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक लगा लो, या फिर ऑप्शनों में ये जब एग्ज़ाम हुआ होगा तो बच्चों ने ऑब्जेक्शन डाला होगा, तो ये क्वेश्चन गलत है। तो इसमें पहले रंगभूमि आएगा, फिर बाद में कर्म भूमि आएगा। तो ए आंसर के अकॉर्डिंग इस तरह बनेगा, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्म भूमि, फिर गोदान, कर्म वाइज अगर हम देख ले तो। उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ, कालखंड की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम बताइए। कालखंड की दृष्टि से हमें कहानियों का सही अनुक्रम बताना है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले रानी केतकी की कहानी 1803 ईस्वी में, जो कि ईशा अल्लाह खां द्वारा लिखी गई है। उसके बाद उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, जो कि 1915 में लिखी गई कहानी है। उसके बाद शरणागत कहानी वृंदावन लाल वर्मा जी द्वारा रचित है। उसके बाद देख लेते हैं तिरछी, उदय नारायण प्रकाश की जो कहानी है तिरछी, वो है, जो कि 1989 में लिखी गई। और जो ये शरणागत है इसका भी समय 1989 रहा है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो आलोचनात्मक ग्रंथ है उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 रह गया था भाई हमारा, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? इसमें नाटक दिए गए हैं तो इनका सही अनुक्रम हमें बताना है। सबसे पहले आएगा नाटकों में शारदिया नाटक, जो जगदीश माथुर का नाटक है, 1959 ईस्वी में, 59 ईस्वी में लिखा गया। उसके बाद जो है वो धर्मवीर भारती जी का नाटक है 1954 में। भाई 1900 पहले धर्मवीर भारती का अंधा युग आएगा। इस ऑप्शन में भी इन्होंने गड़बड़ कर रखी है। सबसे पहले आएगा अंधा युग 1954 ईस्वी में, फिर आएगा शारदिया 1959 ईस्वी में जगदीश माथुर का, फिर आएगा मादा कैक्टस जो कि लक्ष्मी नारायण जी का नाटक है, वो भी 1959 में लिखा गया। उसके बाद कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का, जो कि 1991 में लिखा गया। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, लेकिन जो अंधा युग है शारदिया से पहले आ जाएगा, तो आप लोगों को ध्यान रखना है सन वाइज, क्योंकि शारदिया का जो सन है वो 1959 है, फिर अंधा युग का 1954 है। उसके बाद मादा कैक्टस की बात करें तो इसका भी 1959 दिया गया है। और उसके बाद 1991 में जो है वो स्वदेश दीपक का जो नाटक है कोर्ट मार्शल, उसका सन है। तो सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, अंधा युग आगे आ जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो आलोचनात्मक ग्रंथ हैं उनको हमें सही अनुक्रम में लगाना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित जो प्रथम जो रचना रही है उनकी आलोचनात्मक, वो सूर साहित्य रही है। तो सूर साहित्य के अनुसार ही हम आंसर करेंगे, तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। तो हिंदी साहित्य की भूमिका उन्होंने 1940 में लिखी। फिर कबीर जो है रचना है उन्होंने 1942 ईस्वी में लिखी। फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है उन्होंने 1952 ईस्वी में लिखा। आप लोगों को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ये रचनाएं याद रखनी है, क्योंकि कई बार पूछी जाती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की सभी रचनाएं इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे, प्रकाशन काल के अनुसार रेखा चित्रों का सही अनुक्रम हमें लगाना है। तो
रेखा चित्रों को देखते हुए हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें अतीत के चलचित्र, जो कि 1941 ईस्वी की रचना है महादेवी जी की। फिर माटी की मूर्ति राम वृक्ष बेनीपुरी की जो रचना है 1946 ईस्वी की। फिर उसके बाद है अमित रेखाएँ जो है वो रचना है सत्यदेव मलिक की, जो कि 1932 में लिखी गई है। भाई ये थोड़े से इन्होंने आंसर गलत, ऑप्शन ये इन्होंने गलत ही डाल रखे हैं। कुछ शब्द कुछ रेखाएँ, जो कुछ शब्द कुछ रेखाएँ जो है वो रचना है विष्णु प्रभाकर जी की 1965 ईस्वी में। अगर हम उसके सत्यदेव मलिक के अकॉर्डिंग हम अमित रेखाएँ की रचना को देखेंगे तो 1932 सन आएगा, सबसे पहले ये आ जाएगी। अगर किसी और विद्वान की जो ये बाद में लिखी गई है, इनसे माटी की मूर्ति रचना के बाद जो लिखी गई रचना ये है, तो ये यहीं आ जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम आंसर देखेंगे तो सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। 1941 ईस्वी में अतीत के चलचित्र, फिर 1946 ईस्वी में माटी की मूर्ति, फिर कुछ शब्द कुछ रेखाएँ 1965 ईस्वी में। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। रचना काल के अनुसार पत्रिकाओं का सही अनुक्रम बताना है। रचना काल के अनुसार पत्रिकाएं देख लेते हैं हम। हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, भारतेंदु और सादर्श। तो इसके अनुसार हम अगर पत्रिकाओं की बात करें तो हमारा जो सही आंसर है ये सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आ जाएगी सादर्श, जो सादर्श पत्रिका है वो श्रीनिवास दास जी द्वारा प्रकाशित की गई 1874 ईस्वी में। उसके बाद अगर हिंदी प्रदीप की बात करें तो 1877 ईस्वी में 77 में हिंदी प्रदीप को किसने प्रकाशित कराया, कौन थे इसके संस्थापक, आपको पता ही है, बालकृष्ण भट्ट जी। फिर ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र जी की रही, और 1800 ब्राह्मण का जो सन है 1883 ईस्वी। उसके बाद बात करें भारतेंदु पत्रिका की तो राधाचरण गोस्वामी जी ने 1883 ईस्वी में ही भारतेंदु पत्रिका के संस्थापक के रूप में काम किया था। तो देख लेते हैं एक बार फिर से। 1874 सादर्श पत्रिका का प्रकाशन वर्ष रहा, और 1877 रहा हिंदी प्रदीप का, और ब्राह्मण का रहा 1883। उसके बाद भारतेंदु का भी रहा 1883। इस प्रकार से क्रम के अनुसार हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। एक सेकंड भाई। निराला की रचनाओं का सही अनुक्रम लगाना है। हमें निराला की रचनाओं को देखते हुए हम सही आंसर करेंगे। सही आंसर हो जाएगा हमारा ए। 1922 ईस्वी में अनामिका, 1922 ईस्वी। फिर परिमल का जो समय रहा 1930 ईस्वी। उसके बाद गीतिका का समय रहा 1936 ईस्वी। उसके बाद कुकुरमुत्ता की बात करें तो हम कुकुरमुत्ता का जो समय रहा 1942 ईस्वी। प्रगतिशील कविता रही है कुकुरमुत्ता की। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में हम देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद द्वारा जो रचित रचना है कामायनी। कामायनी का जो इन्होंने सर्ग दिए हुए हैं उनको हमें क्रम वाइज लगाना है। तो जयशंकर प्रसाद की कामायनी के सर्गों का सही अनुक्रम क्या होगा? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना। इनका जो ये है सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। इसका जो सभी के सभी जो सर्ग होंगे वे इस प्रकार से होंगे। चिंता सबसे पहले, फिर आशा, फिर श्रद्धा, फिर काम, फिर उसके बाद आएगी वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, शौपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। इस प्रकार से 15 सर्ग होते हैं कामायनी के।
और 15 के 15 को नामों का मैंने आपको बता ही दिया क्रम वाइज। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 29, रचना काल के अनुसार लंबी कविताओं का सही अनुक्रम बताइए। जो लंबी कविताएं हैं उनका हमें सही अनुक्रम बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा, इसमें देख लेते हैं सी, क्योंकि प्रलय की छाया जो कविता है वो जयशंकर प्रसाद की 1925 में लिखी गई। उसके बाद असाध्य वीणा की बात करें तो 1961 की रचना है अज्ञे जी की। फिर उसके बाद पटकथा की बात करें तो 1972 ईस्वी की ये रचना है। उसके बाद आ जाएगी कन्हार, जो कि एकांत श्रीवास्तव जी की रचना है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। मैंने बताया था रस जो आचार्यों और उनके रस सिद्धांतों के रस के व्याख्याता रहे हैं, ये चारों उनके जो सिद्धांत रहे हैं उनको हमें उनका मिलान करना है। सुमेलन कीजिए। मिलान करते हुए देख लेते हैं। बटलोलट का जो सिद्धांत है वो क्या रहा। बटलोलट का सिद्धांत रहा